आपको बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। मुकेश नायक और सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, बेतहाशा उम्मीदें हैं और हमने जश्न देखा, हमने जोश देखा, मगर अब बात आ गई है मुद्दों की, डिलीवरेबल्स की। बड़ा प्रश्न ये, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? क्या ISIL के खिलाफ मोर्चे में भारत को शामिल होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने सिरे से खारिज किया नहीं है मित्तल साहब से। ऐसा ISIS वाला तो एक विषय है। एक जो असली चीज हम लोग शायद कहीं भूल रहे हैं वो है होमलैंड सिक्योरिटी जो उनकी है और भारत की जो है उसका कोऑपरेशन। अभी तक आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जो वहां का होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसका और भारत का जो संबंध था उसमें शायद कोऑपरेशन का लेवल जो था थोड़ा कम था। जो इस सारी बातचीत में जो एक अच्छी चीज निकल के आ रही है कि चाहे वो टेक्नोलॉजिकल होगा चाहे वो इंफॉर्मेशन का होगा, सूचना और तकनीक, इन दोनों में सहयोग और संबंध जो है। मित्तल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जहां तक टेररिज्म को लेकर कोऑपरेशन है, होमलैंड सिक्योरिटी को लेकर है, बाकायदा वहां पर स्ट्रक्चर मौजूद है। मगर जो नई चीज है, क्या ISIL को लेकर भारत अपनी तरफ से कोई कटिबद्धता जाहिर करेगा? मेरा सवाल सीधा था आपसे, बीजेपी में इस बात को लेकर क्या महसूस किया जा रहा है? क्या ISIL को खिलाफ मोर्चा, सैनिक मोर्चे में बीजेपी को शामिल होना चाहिए, मतलब सरकार को शामिल होना चाहिए? देखिए ऐसा है, सैनिक मोर्चे में हिंदुस्तान की सरकार हो या ना हो, ये निर्णय और ये प्रतिक्रिया जो है ये सरकार पे छोड़ी गई है। लेकिन भाजपा में एक चीज स्पष्ट है कि इनके खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि हम जो है आतंकवाद की लड़ाई में एक सबसे बड़ा जो आज के दिन देश में और विदेश में दुश्मन देखते हैं वो ISIS को देखते हैं। क्योंकि लग रहा है कि अफगानिस्तान से US जब जाएगा तो ये सारा जो जखीरा वहां पे हथियारों का है, इसका प्रयोग जो है भाजपा की वो भारत की जो अखंडता है उसके खिलाफ हो सकता है। यहाँ पे दहशतगर्दी, यहाँ पे आतंकवाद फैलाने के लिए सारी चीजें करी जा सकती हैं। सुधांशु जी मेरे साथ मुकेश नायक भी हैं, मैं आपसे बात करूंगा। मुकेश नायक जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि भारत परंपरा से हटकर एक कदम उठाने वाला है? क्योंकि अब तक किसी सैनिक मोर्चे में शामिल नहीं हुआ, अभी कुछ ही लम्हों में पता चल जाएगा। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि भारत उस परंपरा को बदलेगा, ISIL के खिलाफ मोर्चे में शामिल हो सकता है, और क्या सही होगा ये? देखिए, जो देश और जो लोग ISIS के खिलाफ मोर्चे में भारत को शामिल करना चाह रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कितनी ईमानदारी से उनसे लड़ना चाह रहे हैं। अगर वो पूरी ईमानदारी से उनसे लड़ना चाहते हैं तो मध्य पूर्व और एशिया में शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा है उसका असेसमेंट हमें जरूर करना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रहे और हम सुरक्षा के लिए लगातार उसको हथियार और सैन्य सामग्री सप्लाई करते रहे। इन चीजों में बहुत सदा हुआ दृष्टिकोण भारत का होना चाहिए। और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट राय है कि ISIS के खिलाफ मोर्चे में भारत को शामिल होना चाहिए। आप कह रहे हैं ISIS के खिलाफ मोर्चे में शामिल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस का रुख एकदम इससे मुख्तलिफ रहा है, मुकेश नायक साहब। जी हाँ, देखिए अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। ISIS जिस तरह का क्रूर संगठन है, मनुष्य विरोधी संगठन है, जिस तरह की हिंसा और रक्तपात को समर्थन देने वाला है और राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह के कुकृत्य करने वाला संगठन है, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज इस तरह के संगठन को अपनी आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। देखिए, हमारे देश में ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है कि बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो, लेकिन हमें आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनते हुए समीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती हुई परिस्थितियां और किस तरह के लोग विश्व शांति के लिए खतरनाक हैं, इसके लिए अगर पूरा विश्व एक मंच पर आता है तो बिल्कुल हमारे को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। मुकेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए। सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ हैं, तमाम एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ बने हुए। मगर बड़ी खबर यह है इस वक्त कि अब से बस कुछ ही देर बाद, कुछ ही लम्हों में बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होने वाले हैं पत्रकारों से। कई मुद्दे हैं, कई आशंकाएं हैं।
यही नहीं, हम आपको बता दें न्यूक्लियर डील भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अगर भारत क्लीन एनर्जी चाहता है, जिसका जिक्र जॉइंट एडिटोरियल में भी है, विजन स्टेटमेंट में भी है, तो जरूरी है कि न्यूक्लियर डील अगला कदम आगे बढ़ाए। और अगला कदम क्या है? लायबिलिटी लॉ को लेकर जिस तरह से बात फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आपसे शुमार करना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि लायबिलिटी लॉ को लेकर भारत अपने रुख में लचीलापन लाएगा? देखिए, लॉ चेंज करने के लिए तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, पर अगर उसके वो करे बिना अगर कोई तरीका हो तो मुझे लगता है भारत सरकार उसको अपनाएगी। जैसे कोई सॉवरेन गारंटीज वगैरह हो, उस तरह की अगर बात हो, उसकी चर्चा पहले भी हुई थी, और मुझे लगता है वो एक तरीका है जो अमेरिका का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्होंने बताया कि लायबिलिटी लॉ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, उस पे हम सॉवरेन गारंटी या कुछ उस तरह की बातें करके मैनेज कर सकते हैं इशू। हम आपको बता दें, लायबिलिटी लॉ दरअसल जो भारत के अंदर अमेरिकी परमाणु कंपनियां आ रही हैं अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए, लायबिलिटी लॉ के अंतर्गत अगर कोई हादसा होता है तो उन्हें बहुत जबरदस्त जुर्माना देना पड़ता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से नहीं था। यह शिकायत थी अमेरिकी कंपनियों को। अब उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सवाल ये इतनी देरी क्यों हो रही है? हम सीधे रुक करना चाहेंगे आशीष कुमार सिंह का। आशीष, क्या खबर इस विलंब का? वजह क्या है इस विलंब का? देखिए, दोनों के बीच जो रेस्ट्रिक्टेड बातचीत हुई थी अभिसार, वो जितना समय डेजिग्नेटेड था उससे ज्यादा बातचीत हुई थी। यानी कि दोनों के बीच जो कॉमरेडरी हम कह सकते हैं वो शायद अच्छी बेहतर एस्टेब्लिश हुई है। इस वजह से कुछ मुद्दों पर दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत में थोड़ा सा और वक्त लगाया। उसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत शुरू हुई थी, और सिर्फ यही वजह है जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स देने उसकी तैयारी बाकायदा अंदर व्हाइट हाउस में हो चुकी है, और इसकी कोई और खास वजह नहीं है, सिर्फ बातचीत की देरी की वजह से। और अब से कुछ देर में जैसे ही बातचीत कंक्लूड होता है अभी सर, उसके बाद दोनों सामने आएंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे कि किन किन बिंदुओं को छुआ गया, किन अहम मसलों पे बात हुई और किन पर आपसी सहमति बन सकी। अभी सर आशीष, मैं आपसे मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय पक्ष और अमेरिकी पक्ष दोनों की तरफ से वो कौन सा एक बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ उनकी निगाह है? देखिए, मुझे लगता है हम एक की जगह हम दो अगर मुद्दों की बात करें तो ट्रेड एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक नहीं जितने फोरम्स पे वो बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पेटस की बात करते हैं कि जितने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। सिर्फ एनआरआईज को ही नहीं, वो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट भारत में आए और इकोनॉमिक इम्पेटस अपने देश को मिल सके। उसी तरह अमेरिका की तरफ से बात करूं तो जैसा हम पहले मैं और आप बात कर रहे थे, ट्रेड बैरियर्स को हटवाना चाहता है अमेरिका, भारत से ये निवेदन कर रहा है लगातार। इस बार भी मुझे लगता है मुलाकात में इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से जरूर हुई होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रीजनल इशू है जिसको लेकर के पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को लेकर के भारत जो सदियों से झेलता रहा है, उस इशू को लेकर के जैसा प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात से पहले कल काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स की जो चर्चा थी उस दौरान भी उसका जिक्र किया था। वो एक मुखर मुद्दा है जिसको लेकर के भारत के कंसर्न्स हैं, जो हमें जानकारी भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात में उठाया। इसके अलावा अमेरिका के पक्ष से हम देखें तो ISIS के खिलाफ जो अमेरिका ने लड़ाई छेड़ दी है, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, ये एक ऐसा मसला है जिसमें साझा तौर पर जॉइंट काउंटर टेररिज्म का जो मैकेनिज्म है भारत और अमेरिका के बीच, हम कह सकते हैं ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर दोनों की जरूरत है। हमारी निगाह आशीष, आज हमारी निगाह लगातार इन तमाम मुद्दों पर बनी रहेगी, क्योंकि सच तो ये है कि ये तमाम मुद्दे निहायत ही पेचीदा हैं, न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सामरिक स्तर पर भी। लिहाजा किसी समाधान की, किसी चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी होगा। मगर इस घटनाक्रम पर एबीपी न्यूज की निगाह बनी हुई है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो सवाल ये कि देरी आखिर किस बात की है, सबके जहन में इस वक्त यही सवाल है, क्योंकि मुलाकात जो है खत्म होनी थी 10 बजे, मगर आप देख सकते हैं 10:16 हो चुके हैं और कुछ और खिंच गई है, जो अपने आप में एक सुखद संकेत है, क्योंकि अगर मुलाकात खिंचती है इसका मतलब आप में इंटरैक्शन बढ़ रहा है, जो कि किसी भी सकारात्मक सोच या किसी सकारात्मक पहल की एक पहली निशानी होती है। आप सामने देख सकते हैं तमाम पत्रकारों का हुजूम, जो कि इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की कब आएंगे और क्या बातें कहेंगे। सबके जहन में यही एक सवाल बना हुआ है। अब से बस कुछ ही देर में बाहर आना है
किस तरह के संकेत आप देख सकते हैं कि कुछ अधिकारी बाहर आते हुए, अब ये सवाल ये कि क्या ये स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या फिर पत्रकार हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देरी हो रही है, देरी अच्छी बात बुरी बात? अभय जी नहीं, इसका मतलब है लंबी बातचीत हो रही है, कोई मसला है ऐसा गंभीर जिसके ऊपर दोनों नेता चर्चा कर रहे हैं। अब दरअसल क्या है और वो चर्चा किस दिशा में है, वो चर्चा जो है विवाद की तरफ है या किसी विवाद को सुलझाने की तरफ है, ये तो थोड़ी देर विवाद की कोई गुंजाइश है? क्योंकि पहली मुलाकात है, विवाद कहां से? ये बहुत बढ़िया संकेत है भारत देश के लिए। अमेरिका जैसा सशक्त देश सामने हो तो हमारा यदि प्राइम मिनिस्टर अच्छा बार्गेनर हो, अच्छा बार्गेन करके लाए, तो जब बार्गेन करेंगे तो टाइम लगेगा। ये जाके सबमिशन वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए देरी लग रही है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ, जितनी देरी ज्यादा होगी उतना कुछ ज्यादा अपने पल्ले में पड़ने का एक संकेत। मगर क्या उन पेचीदगियों का समाधान संभव है कमर आगा साहब? क्योंकि जैसे हम मसलन बात कर रहे थे लायबिलिटी लॉ की, वो अपने आप में कितने पेचीदा उसमें मुद्दे हैं, ट्रेड आर्बिट्रेशन की, ये तमाम बहुत पेचीदा मुद्दे हैं और दोनों की जो रुख है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत सक्सेसफुल विजिट होगी। ज़्यादातर मुद्दों पे ऑलरेडी इनके कंसेंसस बन चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट इस वक्त जो मीटिंग हुआ है उसमें डिफरेंसेस ही पे बात हो रही है। इससे पहले बाकी जिन जिन चीज़ों पे सहमति थी वो ऑलरेडी ज्वाइंट एडिटोरियल और दूसरे जो स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ जिन चीज़ों पे थोड़े डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी आगे बढ़ेगा। मोदी जी की अपना एक शुरू से उनका एक प्लान था, वो चाहते थे कि अमेरिका एक बड़ा रोल प्ले करे और अमेरिका के साथ वो जुड़ना भी चाहते थे और जो पॉलिसी पैरालिसिस आ चुकी थी उसको वो दूर करना चाहते थे। उसके लिए वो लीगल लॉज जितने भी हैं उसमें भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विजिट भी सक्सेसफुल होगी। हमें इंतजार करना होगा। कुछ ही लम्हों की बात है जब ये बैठक खत्म होगी और दोनों नेता बाहर आएंगे और उस लम्हे पर एबीपी न्यूज की निगाह लगातार बनी हुई है। लौट रहे हैं बस एक और छोटे से ब्रेक के बाद की बात है। थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, आप देख रहे हैं घड़ी में बज रहे हैं 10:26 पर। 10 बजे इन दोनों को बाहर आना था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बस कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का साझा बयान जारी होगा। ये वो ब्रीफिंग रूम है जहां दोनों नेता पत्रकारों से रूबरू होंगे। आप देख सकते हैं कि पत्रकारों में भी एक बेचैनी को आप यहां पर देख सकते हैं। भारतीय और अमेरिकी पत्रकार दोनों वहां मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। सुधांशु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान कूटनीति में अपने रवैये में एक परिवर्तन लेके आया है। अब मुखर कूटनीति, असर्टिव डिप्लोमेसी, ये जो दौर है इसका बहुत फायदा हिंदुस्तान को होने वाला है। एक लोगों के जहन में हिंदुस्तान की एक छवि बनी हुई थी सॉफ्ट स्टेट की, नॉन असर्टिव स्टेट की। कहीं ये छवि टूटी है और हिंदुस्तान को जिस गंभीरता से, साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक बहुत अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं सॉफ्ट छवि टूटी है। वो छवि टूटी कैसे है? मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जलसा करके या व्हाइट हाउस के सामने गरबा भंगड़ा करके, इससे टूटी है? मैं अभी उस सॉफ्ट छवि को टूटने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे आप डिलीवरेबल्स दीजिए, मुझे आप सबूत दीजिए। आप वही सुनिए ना। हाँ, अगर आप सुनेंगे, देखिए आपने अगर जो ज्वाइंट एडिटोरियल है उसमें एक शब्द अगर देखा हो, उसमें मैंने जो कह रहा, मेरे लिए होमलैंड सिक्योरिटी वाला जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, बोथ कंट्री रिमेन, इंडिया एंड यूएस टू इनहैंस होमलैंड सिक्योरिटी बाय शेयरिंग इंटेलिजेंस थ्रू काउंटर टेररिज्म एंड लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन। ये कथन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदुस्तान के सामने दो मुख्य चीजें थी, अर्थ और सुरक्षा। अर्थ के विषय में आपने तमाम सीईओ की मीटिंग, चाहे वो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन में जो उन्होंने सारा अपना बयान दिया, वो एक चीज है। नहीं, सुरक्षा जो है, और वो भी खास तौर से आतंकवाद के लिए, उसमें जब दोनों अभी तक का जो बयान आया था, दोनों का जो जॉइंट एडिटोरियल है, उसमें ये जो बयान आया है
इसका एक बहुत महत्व है जिसको हमें गंभीरता से समझना चाहिए। आज तक हमारी चलिए मित्तल साहब, मैं जरा आपकी इस बात को परखना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स के पैमाने पर। हमारे साथ एम्बेसडर चक्रवर्ती हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, जिस क्रांतिकारी चीज की बात यहां सुधांशु मित्तल साहब कर रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी में एक बहुत अहम चीज आ रही है, क्या ये कोई नई बात है? क्योंकि कम से कम होमलैंड सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर भारत और अमेरिका में पारंपरिक तौर पर सहयोग होता रहा है। इस एडिटोरियल में, इस जॉइंट एडिटोरियल में ऐसी क्या नई बात है? देखिए, इसमें काउंटर टेररिज्म की बात है और होमलैंड सिक्योरिटी की बात है। उसमें होने वाला ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो ट्रस्ट जनरेट होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग में, वो बढ़ेगा। दैट इज ऑल दैट। नई बात क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र यहां सुधांशु मित्तल कर रहे हैं। क्या आपको नई बात दिखाई देती है जो मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और ओबामा और अब इस कार्यकाल में हम देख रहे हैं? कोई नई बात है, मैं पूछ रहा हूं। नई बात मतलब होमलैंड सिक्योरिटी का शब्द नया है, पर काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तो हमारा चलता रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी पे भी मेरे ख्याल से सहयोग होता रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन से। देरी किस बात की है? 10:30 हो गए। आशीष, अब सर देरी तो सिर्फ बातचीत की है। 2 घंटे हो गए बातचीत होते हुए दोनों के बीच। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि विलंब संभवतः इस वजह से हुआ है क्योंकि ये हमें जरूर जानकारी है कि रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की जो मीटिंग थी वो थोड़ी ज्यादा लंबी चल गई थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि तैयारी पूरी कर ली गई है दोनों नेताओं के आकर के साझा तौर पर। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट, आशीष, रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट पहले हुई या बाद में हुई? जी, पहले रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में बातचीत हुई है और उसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत शुरू हुई थी। और इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था विसार कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में शायद आपसी समझ बेहतर होगी। इस वजह से कुछ मुद्दों को दोनों ने ज्यादा बात करनी चाहिए होगी, संभव है। इस वजह से रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में जो बातचीत हुई वो ज्यादा खींची और इसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत शुरू हुई है। हालांकि डेलीगेशन लेवल की बातचीत अब कभी भी खत्म हो सकती है और जैसा मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट ब्रीफिंग की तैयारी भी पूरी कर ली गई। इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों नेता सामने आएंगे जो हमें जानकारी है और उसके बाद साझा तौर पर प्रेस को ब्रीफ करके जानकारी देंगे कि किन मसलों पर आपसी समझौते हो सके। एक बात बताइए मुझे आशीष, भारतीय पक्ष ने या अमेरिकी पक्ष ने किन्हीं पेचीदा मुद्दों को फ्लैग ऑफ किया था या अभी फ्लैग ऑफ कर रहे हैं? जैसे आपके उनसे इंटरेक्शन लगातार हो रहा है पिछले आधे घंटे में? देखिए, जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ओबामा ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो कि आप जानते हैं फूड सिक्योरिटी के लॉज को लेकर के भारत में काफी कंसर्न है, उसको फ्लैग ऑफ किया है और ये भारत से मांग की है कि उसको अगर रेटिफाई किया जा सके, ट्रेड बैरियर्स जो है उसको अगर हटाए जा सके। अमेरिका के लिहाज से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और भारत के लिहाज से प्रायोरिटी, जी हाँ बिल्कुल, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था साझा तौर पर। इस वजह से ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसको छुआ गया है, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा अब इस ये जानने के लिए कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना आगे बढ़ने को राजी हुए हैं, क्या कोई कंसेशन अपनी तरफ से अमेरिका को देने को राजी हुए हैं कि नहीं, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। अगर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है दोनों देशों के बीच, तो फायदा अगर अमेरिका को होगा तो भारत को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बारे में आखिर कॉन्क्रीट निकल करके क्या हुआ, लेकिन ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसको अमेरिका ने अपनी तरफ से फ्लैग ऑफ किया है। मेरे साथ आप बने रहिए आशीष, हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं। अभिजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम और हमारा जो मतलब काउंटर पार्ट सिस्टम, आसमान जमीन का फर्क है क्वालिटी में। और उस क्वालिटी में अमेरिका का सिस्टम में आप कभी जाइएगा, बॉर्डर क्रॉस करिएगा, आप देखिएगा आपके साथ क्या बर्ताव होता है। और हमारे यहाँ पे तमाम बॉर्डरें खुली हुई हैं होमलैंड सिक्योरिटी की, तो हम तो बिल्कुल ही वी आर इन ए वेरी नेसेंट स्टेज। और इसको उस वहाँ पे लाने के लिए हमें बहुत तकलीफ करना पड़ेगा, बहुत कष्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, हमारा होमलैंड सिक्योरिटी में ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने का संभावना है, ये याद रखिएगा। अमेरिका का जो है वो पॉलिटिकल वो नहीं मानते हैं, वो तो ये मुद्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जब ये 26/11 की जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद में जो NIA जो अमेरिका गए थे और जिस लेवल का कॉपरेशन हुआ था हेडली वाले मामले में जैसे अड़चने आई थी, वो एक हमारा एक अनुभव हुआ था कि पूरा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको उस तरीके का जो कॉपरेशन की जो उम्मीद थी या जो ट्रांसपेरेंसी थी उस तरीके का नहीं मिला था, काफी दिक्कत हुई थी। उसमें चिदम्बरम भी कई बार गए, उन्होंने काफी सारी विजिट करी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सुधांशु मित्तल जी से,
सुधांशु जी, जो तमाम करार हो रही हैं इसमें स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज में, तो क्या जो है नरेंद्र मोदी की सरकार उसका जो एक पॉलिटिकल प्राइस होता है, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर की हो, चाहे वो ट्रेड फैसिलिटेशन हो, तमाम चीजों में हमें भी कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे और उससे हमें फायदा भी होगा, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल प्राइस होता है, वो क्या भाजपा तैयार है उसके? बिल्कुल, क्विड प्रो क्यो के लिए तैयार हैं आप सुधांशु मित्तल? ऐसा है, कुछ क्षणों में क्या दिया और क्या पाया, ये जब सामने आएगा तो उसका राजनीतिक मूल्य क्या है और हमें लोगों के सामने उसके बारे में क्या कहना है, ये तभी संभव हो पाएगा। अभी तो हम लोग कयास लगा सकेंगे और कयास में जवाब देने का कोई औचित्य ही नहीं है। सही कहा आपने सुधांशु जी। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं सुधांशु जी, क्योंकि पहली तस्वीर आ गई है बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात की। आप ये देखिए, सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं बराक ओबामा के साथ बात करते हुए। वेशभूषा बदल गई है, क्योंकि आपने सुबह देखा होगा उन्हें एक लाइटर वेशभूषा थी, कुर्ता पजामा में थी, मगर यहां पर ऑफिशियल ज्यादा दिखाई दे रहा है और साथ में बराक ओबामा उनके साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। मगर जो रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग है, जैसे कि आशीष हमें लगातार बता रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग की जो अवधि है वो बढ़ गई है, जिसके चलते डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो है वो स्पिल ओवर कर गए हैं। आप देख सकते हैं कि 10:30 के से ज्यादा बज रहे हैं इस वक्त और उम्मीद की जा रही है कि कभी भी वो बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई है उसकी पहली तस्वीर आपने एबीपी न्यूज पर देखी। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, हमें इंतजार है कि आखिर कब जो हैं दोनों निकल कर आएंगे और क्या उम्मीदें की जानी चाहिए। पहला डिलीवरेबल, कंचन गुप्ता, अगर मैं आपसे पूछूं, आप सबसे मैं जानना चाहूंगा मेरा कि पहला डिलीवरेबल जो हमें आज उम्मीद करनी चाहिए भारत के नजरिए से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये एक एरिया है जहां पर अमेरिका भारत को